हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग इस पेंडेमिक सिचुएशन पर घर होंगे और अपनी पढ़ाई की पूरी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आपका एग्ज़ाम शुरू होगा और आप अपनी पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम देंगे और उसे क्रैक करेंगे। आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे इस टॉपिक में। पहला कन्फ्यूजन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड डेफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला ये क्वेश्चन जो होता है कि एक्सक्रीशन और डेफिकेशन में क्या डिफरेंस है। एक्सक्रीशन है और दूसरा है ये डेफिकेशन। तो पहला ये देखें कि एक्सक्रीशन और डेफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो एक्सक्रीशन होता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हमारा किडनी फिल्टर आउट करता है, उसे एक्सक्रीशन करते हैं। जैसे ये हमारा किडनी है और इस किडनी के थ्रू जो पास आउट होगा जो मटेरियल वो यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में एक्यूमुलेट होगा और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से होता हुआ ये पास आउट हो जाएगा बॉडी से। तो इसे हम लोग कहेंगे एक्सक्रीशन। एक्चुअली एक्सक्रीशन का मतलब है जो ये हमारे बॉडी के अंदर जनरल सर्कुलेशन में यानी बॉडी फ्लूइड्स में जो वेस्ट मटेरियल मेटाबॉलिक वेस्ट है ये जनरल सर्कुलेशन है। और इस जनरल सर्कुलेशन में जो वेस्ट मटेरियल है यहाँ पर इसे ये किडनी है और किडनी इसे फिल्टर करके पास आउट करेगा, यहाँ एक्यूमुलेट होगा। ये यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर होगा टेम्पोररली और यहाँ से फिर इस यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है यानी पास आउट होगा। तो इसे हम लोग कहेंगे एक्सक्रीशन। ये यूरेटर है और इस मैकेनिज्म को हम लोग कहेंगे, इसी मैकेनिज्म को कहते हैं एक्सक्रीशन। दिस मैकेनिज्म इज टर्म्ड एज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में एक्चुअली होता क्या है कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ये जनरल सर्कुलेशन में बॉडी फ्लूइड है और ये बॉडी फ्लूइड्स जो होता है उसका जो ऑस्मोलरिटी एक फिक्स्ड ऑस्मोलरिटी होता है, उस फिक्स्ड ऑस्मोलरिटी पर वो हमारे बॉडी के हर पार्ट्स के फिजियोलॉजी को मेंटेन करता है। अगर उसमें किसी तरीके का चेंज आता है यानी उसके आयनिक कंसंट्रेशन में, पीएच में या ऑस्मोलरिटी में चेंज आता है तो इस किडनी के थ्रू वो रेगुलेट होता है। तो किडनी उन सारे चीज़ों को जो एक्स्ट्रा अमाउंट में बॉडी के अंदर रहता है उससे पास आउट को किया, उसे हम लोग कहेंगे एक्सक्रीशन। जबकि डेफिकेशन में क्या होता है, ये डेफिकेशन मैकेनिज्म है और इस डेफिकेशन मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे जो हम लोग फूड लेते हैं उस फूड का ऐसे इस एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू डाइजेशन होगा और डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो यहाँ रेक्टम में आकर के, ये रेक्टम है और रेक्टम में आकर के यहाँ पर फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो टेम्पोरली स्टोर्ड होगा और यहाँ पर ये फीकल के रूप में, ये फीसेज के रूप में पास आउट होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, यहाँ फूड है और फूड डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट होने के बाद ये पास आउट होगा, यहाँ तक ये चलेगा। और यहाँ जो हमारा ब्लड वेसल्स है उस ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्प्शन के बाद इस ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, ये एब्जॉर्ब हो गया और एब्जॉर्प्शन के बाद जो यहाँ पर रेस्ट फूड मटेरियल रह गया अनडाइजेस्टेड फूड उसे हम लोग कहेंगे फीकल मटेरियल। और इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं डेफिकेशन। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को पास करेगा उसे हम लोग कहेंगे डेफिकेशन। ये ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा, ये यहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ। तो जो अनअब्जॉर्ब फूड मटेरियल है वो अनअब्जॉर्ब फूड मटेरियल का रिमूवल हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, एनस के थ्रू जो पास आउट होता है उसे हम लोग कहते हैं डेफिकेशन। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है वो देखते हैं। देखिए एक्सक्रीशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन में हम लोग ये पढ़ेंगे, दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन। तो सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन में क्या है, तो ये एक्सक्रीशन ने सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता, सभी एनिमल्स के थ्रू एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का एलिमिनेशन होता है। तो आखिर ये सारे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का एलिमिनेशन होता क्यों है, क्या सिग्निफिकेंस है ये। तो पहला सिग्निफिकेंस में हम लोग देखें कि इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंस है रेगुलेशन। फर्स्ट इसका सिग्निफिकेंस है रेगुलेशन। और रेगुलेशन में क्या चीज़ का रेगुलेशन होगा वो देखें। तो रेगुलेशन में हम लोग देखेंगे
सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर। बॉडी का जो पार्ट्स होता है, बॉडी का सेल ऑर्गेनाइज होता है या बॉडी का ऑर्गन जो होता है वो रेगुलेट करेगा बॉडी के वाटर को। तो वाटर ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम हो गया। अगर ज़्यादा होगा तो भी हम प्रेशर जो होता है बॉडी का, वो बॉडी फ्लूइड के अंदर का प्रेशर बढ़ता है और तब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज होता है। तो ये रेगुलेशन ऑफ वाटर है। कम वाटर भी रहेगा तो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर एंजाइम जो होता है वो हाइड्रोलाइटिक होता है, वाटर के प्रेजेंस में एक्ट होता है, इसलिए वाटर का रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर बॉडी फ्लूइड्स है हमारे बॉडी के अंदर है, ये जनरल सर्कुलेशन है, अगर ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है या लिम्फ वेसल्स के अंदर जो लिम्फ फ्लो करता है उसको हम लोग कहते हैं बॉडी फ्लूइड्स। ये बॉडी फ्लूइड्स है और बॉडी फ्लूइड्स में बॉडी फ्लूइड्स का ऑस्मोलरिटी जो होगा वो फिक्स होता है ऑस्मोलरिटी, और ये ऑस्मोलरिटी का को चेंज नहीं कर सकता, इसको रेगुलेट करता है, यानी आयंस का रेगुलेशन करेगा। और ये आयंस में देखिए कौन कौन सा, तो सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयंस हो गया, बाइकार्बोनेट आयंस हो गया, फॉस्फेट्स हो गया, सल्फेट्स हो गया, सल्फेट्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर आयंस भी होता है, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सभी को रेगुलेट करेगा। तीसरा, ये रेगुलेट यानी एक्सक्रीशन रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को भी। बॉडी टेम्परेचर जैसे हम लोग देखते हैं स्वेटिंग हमारे बॉडी के अंदर होता है, हमारे बॉडी के सरफेस से होता है। तो स्वेटिंग का पहला काम क्या है कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, कूलिंग करना, कूल करता है हमारे बॉडी को। तो ये रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर भी किया, यानी बॉडी टेम्परेचर यानी रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करेगा। और इसके बाद है दूसरा रेगुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ नॉन सॉलिड वेस्ट, नॉन सॉलिड मेटाबॉलिक वेस्ट। ये नॉन सॉलिड मेटाबॉलिक वेस्ट को ये रिमूव करेगा। तो नॉन सॉलिड मेटाबॉलिक वेस्ट होता कौन कौन सा है, तो यहाँ देखें नॉन सॉलिड मेटाबॉलिक वेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अमोनिया है। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक मटेरियल है, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है, और ये गैसियस होता है। ये कैसा है, गैसियस नाइट्रोजिनस वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है। इसलिए ये डिफ्यूजन मैकेनिज्म के रिमूव्ड आउट थ्रू डिफ्यूजन, रिमूव्ड आउट थ्रू डिफ्यूजन, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम बॉडी सरफेस, डिफ्यूजन बाय जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ये रिलीज होगा सरफेस और सरफेस और वी कैन एंड स्किन, सॉरी गिल्स, गिल जैसे हम लोग देखेंगे फ्रेश वाटर बोनी फिशेज में, उसमें जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जनरली अमोनिया होता है, और अमोनिया वो गिल सरफेस से पास आउट होता है। इसलिए अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक भी है, ये मोस्ट टॉक्सिक है, और इसे रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। दूसरा जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो है यहाँ पर पहला, यहाँ देखें हम लोग पहले हमने लिखा ये नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है। पहला हम लोग देखेंगे नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट में पहला हम लोग देख रहे हैं अमोनिया। दूसरा देखेंगे यूरिया, और यूरिया ये किडनी के थ्रू फिल्टर आउट होता है, लेकिन बनता कहाँ, सिंथेसाइज्ड इन फॉर्म्ड इन लीवर, ये लीवर में फॉर्म होता है, और ये थ्रू यूरिया साइकिल, यानी यहाँ पर यूरिया साइकिल या यूरिन ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू ये फॉर्म होगा लीवर में, और वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू किडनी पर तक आएगा और किडनी इसे फिल्टर आउट करेगा। तो दूसरा यूरिया हो गया। तीसरा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड भी बहुत टॉक्सिक है बट नॉट दैट मच एज अमोनिया। ये इनसॉल्युबल वाटर है, लिस्ट टॉक्सिक मटेरियल, लेकिन इसे फॉर्म होने में टाइम लगता है क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसके लिए एनर्जेटिक होता है, यानी एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, इसलिए इसमें हाईएस्ट एनर्जी कंजप्शन होता है तब ये बनता है। और ये यूरिक एसिड
मेटाबॉलिक वेस्ट होता है नाइट्रोजिनस बेसेस का, डीएनए और आरएनए का। जो प्यूरिन सेगमेंट होता है वो टाइम लेता है, उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है इसे मेटाबोलाइज होने में। तो ये यूरिक एसिड है, और यूरिक एसिड बाई प्रोडक्ट हो गया, बाई प्रोडक्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, और आरएनए ये हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है, इसके अलावा नॉन सॉलिड वेस्ट में आता है CO2। CO2 लंग्स के थ्रू निकलेगा, और ये लंग्स के थ्रू कितना निकलेगा, बाय लंग्स होगा, और लंग्स के थ्रू कितना 200 ml पर मिनट ये रिलीज आउट होता है। लंग्स हमारा जो है वो CO2 को, जो हमारा फूड के मेटाबॉलिक वेस्ट है, जब कार्बोहाइड्रेट या लिपिड मेटाबोलाइज होता है तो CO2, H2O और वाटर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो वो CO2 ज़्यादातर CO2 लंग्स के थ्रू रिमूव आउट होता है, और ये लंग्स में पर मिनट, हमारे लंग्स से पर मिनट 200 ml CO2 रिलीज करता है। इसके साथ साथ जो वाटर वेपर आता है वो भी वाटर वेपर लंग्स के थ्रू एक्सपायरेशन में रिलीज आउट होता है। लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आल्सो एक्सपायर्ड आउट थ्रू लंग्स। इसके अलावा लैक्टिक एसिड भी होता है, जैसे स्वेट में लैक्टिक एसिड का रिमूवल होता है। एंड सीबम, सीबम जो है वो सिबेशियस ग्लैंड से, और इस सीबम में होता क्या क्या है, तो इस सीबम में होता है स्टेरॉल्स हो गया। स्टेरॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हाइड्रोकार्बन है। दूसरा हाइड्रोकार्बन्स है, और तीसरा जो होता है लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया भी इसके थ्रू रिलीज आउट होता है। तो ये हम लोग देखेंगे जितना भी नॉन सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स है वो हमारे एक्सक्रीशन के थ्रू पास आउट होता है। तो इस सेगमेंट में हम लोग देखें क्या कि व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सक्रीशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन। तो सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन हो गया रेगुलेशन ऑफ वाटर आयंस एंड बॉडी टेम्परेचर। इसको कहते हैं ऑस्मोलरिटी। ये ऑस्मोलरिटी कहलाता है, यानी टू मेंटेन द नॉर्मल ऑस्मोलरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, यानी नॉर्मल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर इन द बॉडी फ्लूइड्स, तो उसे हम ऑस्मोलरिटी कहते हैं। ऑस्मोलर यानी ऑस्मो रेगुलेशन जो करेगा उसे ऑस्मोलरिटी कहते हैं। ऑस्मोलरिटी किसके थ्रू होगा, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होगा, ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू होगा। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन हुआ, यानी रेगुलेशन का मीनिंग ही हो गया ऑस्मो रेगुलेशन। रेगुलेशन का मीनिंग ही ऑस्मो रेगुलेशन है, क्योंकि इन सब का मेंटेनेंस करना ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। दूसरा जो हम लोग ने पढ़ा वो रिमूवल ऑफ नॉन वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट, नॉन सॉलिड मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ नॉन सॉलिड मेटाबॉलिक वेस्ट। और ये मेटाबॉलिक वेस्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाइट्रोजिनस वेस्ट, और नाइट्रोजिनस वेस्ट में आता अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और उसके बाद CO2, लैक्टिक एसिड, सीबम। ये सारे जितने भी हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट में एक हम लोग ने देखा सॉलिड वेस्ट, और दूसरा हो गया नॉन सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट डिफेकेशन के थ्रू एक बॉडी से पास आउट हुआ, जबकि नॉन सॉलिड जो है उसके लिए किडनी के अलावा अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी हमारे बॉडी का है, वो जैसे लंग्स है, लीवर हो गया, स्किन हो गया, ये सभी। तो इन सभी के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ तक। नाउ व्हाट आर दी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारा कौन कौन सा होता है, उसमें देखें हम लोग 3 यानी क्लास में बांट ले इसको। मेनली, चीफली, प्रिंसिपली 3 ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारा NCERT में दिया है, जिसका हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो पहला है अमोनिया। ये अमोनिया है, और अमोनिया ये मेटाबॉलिक वेस्ट है। ये प्रोटीन के फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट के मेटाबॉलिज्म के बाद बनता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। वो अमोनिया एक पहला हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे यूरिया। दूसरा है जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो यूरिया है, और तीसरा जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड है, यहाँ पर देखें 3 तरीके का हमारे सिलेबस में 3 तरीके का नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के एलिमिनेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये तीनों हम लोग डिटेल्स में देखें। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इन सभी का जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि सोलिबिलिटी, इन सब का सोलिबिलिटी किस में कितना हो, यानी वाटर में कैसे होता है। तो पहला है सोलिबिलिटी इन वाटर। सोलिबिलिटी इन वाटर, तो देखें
सोलिबिलिटी वाटर में इसका कितना होता है, तो ये सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट होता है, मोस्ट सोलेबल, ये मॉडरेट सोलेबल है, एंड ये तीसरा है वो लीस्ट सोलेबल है, ये लीस्ट सोलेबल है। मोस्ट सोलेबल इन वाटर, मॉडरेट सोलेबल इन वाटर एंड लीस्ट सोलेबल इन वाटर। बट द क्वेश्चन अराइजेज, मोस्ट सोलेबल मीन्स व्हाई? ये तो गैसियस नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। हाँ, इसके ठीक पहले हमने पढ़ा था नॉन सॉलिड वेस्ट होता है, ये गैसियस हो गया। तो गैसियस होने के लिए इसे डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू ये पास आउट होता है बॉडी की तरह। लेकिन कितना वाटर चाहिए 1 ग्राम गैसियस अमोनिया को एलिमिनेट आउट करने के लिए, बॉडी से एलिमिनेट आउट करने के लिए कितना चाहिए वाटर? तो 1 ग्राम अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए। प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया फ्रॉम द बॉडी। 1 ग्राम के लिए 500, सोचिए कि कितना ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में बनता है अमोनिया। अगर वो अमोनिया एलिमिनेट आउट हो गया, पूरा का पूरा एलिमिनेट आउट करना होगा, तो हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी एलिमिनेट आउट होगा या एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जिससे हमारा पूरा का पूरा फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म डिस्टर्ब होगा, क्योंकि बॉडी फ्लूइड हमारा कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, हमारा हार्ट बीट चेंज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रेट चेंज हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ चेंज हो जाएगा। अब देखें नेक्स्ट, यहाँ पर मॉडरेट अमाउंट में अगर है तो इसे कितना चाहिए वाटर? तो इसे 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए 50 ml वाटर चाहिए, और लीस्ट सोल्यूबल है तो इसे 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए 10 ml वाटर चाहिए। ऐसे इसको वाटर। दूसरा हम लोग देखते हैं टॉक्सिसिटी, यानी ये टॉक्सिसिटी है, तो टॉक्सिसिटी कितनी होगी और कैसे होगी? तो टॉक्सिसिटी जो होता है तो ये मोस्ट टॉक्सिक है, ये मोस्ट टॉक्सिक हो गया, और ये मॉडरेट टॉक्सिक है, और दिस इज लिस्ट टॉक्सिक है, ये लिस्ट टॉक्सिक है, मोस्ट मॉडरेट एंड लिस्ट टॉक्सिक है। क्योंकि ये सोलेबल इन वाटर नहीं है इसलिए भी ये लिस्ट टॉक्सिक है। यानी ये गैसियस मटेरियल है, ये हमें हमारे बॉडी के अंदर अगर रिटेन होता है तो ज़्यादा हमारे बॉडी पर इम्पैक्ट डालेगा ये। तो इसलिए ना सिर्फ हमारे बॉडी पर, बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, छोटे एनिमल्स हैं, उसके बॉडी में भी ये अगर एक्यूमुलेट होता है अमोनिया तो ये टॉक्सिक मटेरियल है, हाईली टॉक्सिक मटेरियल है। दिस विल अफेक्ट द इंटायर फिजियोलॉजी ऑफ द वाटर। एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी थर्ड में हम लोग देखें एनर्जी रिक्वायरमेंट है। एनर्जी रिक्वायरमेंट किसके लिए कितना होगा? तो एनर्जी रिक्वायरमेंट में ये जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए उसके फॉर्मेशन के लिए सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें इसे लिस्ट चाहिए और ये मोस्ट चाहिए, एंड ये तो एज इट इज मॉडरेट है, यानी मॉडरेट चाहिए, ये मॉडरेट अमाउंट में इसको चाहिए एनर्जी। अब देखें जो एनिमल एक्सक्रीट करता है अमोनिया उसे क्या कहेंगे? तो 4th पॉइंट में एनिमल्स का नाम दे दें, एनिमल्स। तो एनिमल्स कौन सा होगा? तो एनिमल्स को हम लोग कहेंगे अमोनोटेलिक एनिमल, यानी एनिमल दैट कैन एलिमिनेट आउट अमोनिया, दोज एनिमल्स विल बी टर्म्ड एज अमोनोटेलिक एनिमल। अमोनोटेलिक एनिमल, अमोनोटेलिक जो यूरिया एलिमिनेट आउट करता है, दोज एनिमल्स विल बी टर्म्ड एज यूरियोटेलिक एनिमल। Uriotellic animals, and the animals which can eliminate out uric acid termed as uricotellic animal, वो यूरिकोटेलिक कहलाएगा। यूरिया हमारा जो बनेगा वो लीवर में बनेगा, ये क्योंकि अमोनिया हमारे बॉडी में भी बनता है, लेकिन यूरिया जो बनेगा सिंथेसाइज्ड होगा। प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस इसको क्या कहेंगे? ये प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस है। 5th में प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस में देख, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। यूरिया का जो सिंथेसिस होता है वो हेपेटोसाइट्स यानी हमारे लीवर सेल्स में होगा। अमोनिया और CO2 के मिलने से बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया बनेगा, उन दोनों के मिलने से हमारे लीवर सेल्स में एक मैकेनिज्म होता है जिसे ऑर्निथिन साइकिल कहेंगे, यूरिया साइकिल कहेंगे, उसके थ्रू ये बनेगा। अब देखें एग्जाम्पल कौन कौन सा है इसमें। एग्जाम्पल में देखें 5th में एग्जाम्पल कौन है, तो आप सिंपली याद रखिए जहाँ ज़्यादा पानी होगा, जहाँ
ज़्यादा पानी रहेगा बॉडी के चारों ओर, आसानी से ये डिफ्यूज आउट होता है। ये जो होगा ना वो रिमूव होता है, एक्सक्रीट आउट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अमोनिया क्या होगा, डिफ्यूज आउट होगा। ये किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा, डिफ्यूजन के, सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू होगा। कैसे होगा हम लोग देखेंगे, इसमें फिगर के थ्रू इसे समझाएंगे। लेकिन एग्जाम्पल में देखें कि किस में है, तो एग्जाम्पल सिंपल एनिमल्स जैसे एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स है, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स हो गया, इनवर्टिब्रेट्स जैसे कौन कौन सा हो गया, अमीबा हो गया, पॉरीफेरेंस है, सिलेंट्रेट्स है, टेनोफोर्स है, ये सभी क्या करेगा कि ये अमोनिया एलिमिनेट करता है। दिस अमोनिया विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स। दूसरा, इसके अलावा जो बोनी फिश होता है, जो फ्रेश वाटर बोनी फिश है, वो बोनी फिश, और बोनी फिश में जो होगा ये अमोनिया अमोनियम आयन के फॉर्म में एलिमिनेट आउट होता है। ये अमोनियम आयन के फॉर्म में एलिमिनेट आउट होगा गिल सरफेस के थ्रू, यानी गिल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ द अमोनिया सिंस इट इज गैसियस मटेरियल, गैसियस नाइट्रोजनस वेस्ट। तो हमारा किडनी तो काम नहीं करेगा इसके रिमूवल में, किडनी का कोई रोल नहीं होता अमोनिया के एलिमिनेशन में, क्योंकि ये गैसियस मटेरियल है इसलिए फिल्टर नहीं हो सकता। लेकिन ये बोनी फिश में अमोनिया एलिमिनेट आउट होता है, इसलिए अमोनिया का जो सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू एलिमिनेशन होगा वो कहाँ से होगा, तो गिल सरफेस से, गिल के सरफेस से, वहाँ से होगा। तीसरा जो हमारा है बोनी फिश के अलावा किस तरीके का एनिमल्स में होगा, तो एक्वेटिक एम्फीबियंस में होगा। ये एक्वेटिक एम्फीबियंस में होता है। और अर्थवर्म जब पानी में होगा तो अर्थवर्म वाइल इन वाटर जब वो पानी में होगा तब ये एलिमिनेट आउट करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखें यूरियोटेलिक एनिमल्स में, यानी यूरिया एलिमिनेट करने वाला एनिमल्स कौन कौन सा हो गया, तो यूरिया एलिमिनेट करने वाला एनिमल जो हो गया वो मैमल सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, मैमल्स एलिमिनेट आउट करता है यूरिया। दूसरा जो हम लोग देखेंगे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ये टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है वो भी एलिमिनेट आउट करेगा, एम्फीबियंस है। और नेक्स्ट जो है ये टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस के अलावा जो है वो आप देखिए एक्वेटिक एम्फीबियंस में टैडपोल को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, जो लार्वा ऑफ द फ्रॉग है वो भी अमोनिया एलिमिनेट करेगा। ये मैमल्स हो गया, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गया। एंड नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि जो अर्थवर्म जब वो लैंड पर होगा तो अर्थवर्म एलिमिनेट आउट करेगा अर्थवर्म, और तब वो एलिमिनेट आउट करेगा वाइल ऑन लैंड, जब लैंड पे होगा तो वो एलिमिनेट आउट करेगा ये यूरिया। ओके, एंड टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स भी है, वो भी इंसेक्ट्स। एंड नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पर दिस वन यूरिकोटेलिक एनिमल मीन्स अमोनोटेलिक एनिमल हमने देखा। आप देखें दूसरा यूरियोटेलिक एनिमल और तीसरा यूरिकोटेलिक एनिमल, यानी जो यूरिक एसिड एलिमिनेट आउट करेगा वैसा एनिमल कौन कौन है, और उसमें एग्जाम्पल में देख लेते हैं कौन कौन सा यूरिकोटेलिक एनिमल्स है। तो वो सारे एनिमल्स जो कैल्शियम कार्बोनेट वाले शेल का एग ले करता हो तो वो सभी होगा। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे बर्ड्स, BIRDS, और उसके बाद BII से इंसेक्ट लिख लीजिए, इंसेक्ट्स, और इसके इस बर्ड के थर्ड लेटर से आप लिख लीजिए कौन सा, तो थर्ड से हम लोग लिखेंगे रेप्टाइल्स, यानी रेप्टाइल्स भी एलिमिनेट आउट करता है यूरिक एसिड। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो से लैंड स्नेल हो गया। अच्छा, आपको ये जान करके भी आश्चर्य होगा कि लैंड यानी दिख रहे हैं यहाँ पर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, या ये यूरिकोटेलिक एनिमल है वो भी टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक नहीं है। यूरिया एलिमिनेटिक एनिमल यानी यूरिकोटेलिक एनिमल्स भी है, वो भी टेरेस्ट्रियल है। वाई दीज एनिमल्स आर एलिमिनेटिंग यूरिया एंड यूरिक एसिड, इसलिए, और ये चूंकि इसलिए दैट्स वाई दीज आर नॉट हाईली सोलेबल इन वाटर, दिस इज मोस्ट सोलेबल और रीडली सोलेबल, वी कैन से ना रीडली सोलेबल।
रीडली सोलेबल इन वाटर, रीडली सोलेबल है, तो रीडली सोलेबल है। और ये यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, एक्वेटिक एनिमल है, सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा वाटर है, एम्बियंस में बहुत ज़्यादा वाटर है, लेकिन यहाँ पर वाटर को रिटेन करने के लिए यूरिकोटेलिक एनिमल क्या करेगा, वाटर को बॉडी में कंजर्व करने के लिए इस अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, ताकि कम से कम वाटर का रिक्वायरमेंट हो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट आउट करने के लिए। इसलिए वाटर को रिटेन करने के लिए ये यूरिया का एलिमिनेशन करता है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर या वर्टिब्रेट बॉडी के अंदर यूरिया कुछ अमाउंट में किडनी के मेडुलरी रीजन, किडनी मैट्रिक्स में, मेडुलरी रीजन में रिटेन होता है, ताकि वहाँ के ऑस्मोलरिटी को मेंटेन किया जाए। तो ये some amount of the urea also retained inside the matrix of the kidney to maintain the osmolarity of that environment। तो ये हमारा हमने देखा कि 3 तरीके का है। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर एनिमल्स जस्ट लाइक one guanotelic, this is another guanotelic means excretive product must be guanine। गुआनाइन जो है ना वो गुआनाइन, ये गुआनाइन है। और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट गुआनाइन किस में होता है, तो इसका एग्जांपल है स्पाइडर, ये स्पाइडर है, स्पाइडर गुआनाइन। देखिए गुआनिन जो होता है वो डीएनए और आरएनए का नाइट्रोजनस बेसिस है, ये भी यूरिक एसिड भी नाइट्रोजनस बेसिस का ही बाई प्रोडक्ट है, बिकॉज सम ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस आर नॉट फुल्ली मेटाबोलाइज्ड दैट विल टर्न इनटू यूरिक एसिड। और ठीक उसी तरीके से जो स्पाइडर होता है वो गुआनाइन ही एलिमिनेट कर देता है, वो गुआनाइन का एलिमिनेशन करेगा बॉडी के थ्रू। तो देखिए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस एनिमल्स में किस तरीके का एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग फाइलम वाइज स्टडी करें। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी प्रोटोजोन्स में अगर देखें, प्रोटोजोन्स में जो एनिमल्स है, हालांकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार हम लोग उसे एनिमल किंगडम में नहीं रखते हैं, लेकिन अमीबा में अगर देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, वो सेल ऑर्गेनेल है, उसके थ्रू होता है, तो वो उसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। लेकिन हम लोग फाइलम वाइज अगर स्टडी करेंगे तो पहला है पॉरीफेरा, और पॉरीफेरा में देखेंगे हम लोग कौन सा है, तो पॉरीफेरा। सेकेंड वन हम लोग देखेंगे सिलेंटेरेटा, और तीसरा हम लोग देखेंगे टेनोफोरा। इन तीनों में ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो जनरल बॉडी सरफेस है, जनरल बॉडी सरफेस। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू अमोनिया का एलिमिनेशन होगा, गिल्स के थ्रू अमोनिया का एलिमिनेशन होता है, तो ये जनरल बॉडी सरफेस है। लेकिन नेक्स्ट में हम लोग अगर देखें यहाँ पर फोर्थ में नेक्स्ट फाइलम जो हमारा है वो है प्लेटीहेलमिन्थिस, और प्लेटीहेलमिन्थिस जो होगा वो इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो ऑर्गन नहीं बल्कि एक तरीके का सेल, यानी जिसे फ्लेम सेल्स कहते हैं, ये फ्लेम सेल्स है, फ्लेम सेल्स। और फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम है, इसके अंदर सिंगल सेल होता है इसलिए सोलेनोसाइट्स, यानी सोल होगा नहीं अकेला होगा, सोलेनोसाइट्स कहलाएगा, सोलेनोसाइट्स। और इसका एक और नाम है, और वो क्या है, तो प्रोटोनेफ्रीडिया, यानी दिस विल फर्दर इवोल्व इनटू नेफ्रीडिया, यानी नेफ्रीडिया में तब्दील होगा। नेक्स्ट जो है फिफ्थ में देखें हम लोग ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्लेटीहेलमिन्थिस यानी फ्लैट बॉर्म के बॉडी सरफेस से अटैच्ड होता है, उसके थ्रू ये एलिमिनेट आउट करेगा। नेक्स्ट जो हमारा है फाइलम एस्केलमेंथिस, यानी नेक्स्ट फाइलम हमारा है एस्केलमेंथिस, और इस एस्केलमेंथिस में होता है रेनेट सेल, इसमें रेनेट सेल होगा, उस रेनेट सेल के थ्रू एलिमिनेट आउट करता है एक्सक्रीटरी मटेरियल को। एंड सिक्स्थ में हम लोग देखेंगे एस्केलमेंथिस के बाद जो फाइलम नया आता है वो से हम लोग कहेंगे एनेलिडा, और एनेलिडा में जो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन
वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनालिड्स के अंदर है, वो है नेफ्रीडिया। और ये नेफ्रीडिया 3 तरीके का नेफ्रीडिया हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है इंटेगुमेंट्री यानी स्किन के ऊपर में इंटेगुमेंट्री, दूसरा हमारा है वो है सेप्टल यानी सेगमेंट के पास सेप्टल नेफ्रीडिया, और तीसरा जो हमारा है वो फेरेंजियल है, फेरेंजियल। ये 3 तरीके का है। नेक्स्ट हम लोग 7th फाइलम में देखें, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, यानी नेक्स्ट जो है वो आर्थ्रोपोड्स है। और आर्थ्रोपोड्स में अलग अलग तरीके का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा। एक पहला हम लोग देखेंगे कि इंसेक्ट्स में, चलो उसके पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है वो इंसेक्ट्स है। और इंसेक्ट्स में कौन सा होता है, तो इंसेक्ट्स में होता है मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, नॉट मैलपिगियन बॉडी। मैलपिगियन बॉडी इज ए पार्ट ऑफ द किडनी, नेफ्रॉन, पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। इंसेक्ट्स में होगा, और इंसेक्ट्स में कौन सा होगा, येलो कलर का जो ट्यूब्यूल्स होता है 100 to 100 येलो कलर फाइन ट्यूब्यूल्स एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट, तो उसे हम लोग कहते हैं मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। दिस इज मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। और ये अपना एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हाइंड गट में डिस्चार्ज करता है। दूसरा हम लोग देखेंगे ये क्रस्टेशियंस जो होता है, क्रस्टेशियंस, और एक क्रस्टेशियंस में होता है ग्रीन ग्लैंड और एंटीनरी ग्लैंड, एंटीना के बेस पे प्रेजेंट होगा, इसे कहते हैं ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड और एंटीनरी ग्लैंड और एंटेनल ग्लैंड, एंटेनल ग्लैंड। एक्चुअली ये अगर क्रस्टेशियंस का बॉडी है अगर ये, और इस क्रस्टेशियन के बॉडी पर अगर ये एंटीना है, यहाँ पर इसका है, और यहाँ एंटीना, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ एंटीना होगा। अगर इसका एंटीना ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे एंटीना, तो यहाँ पर ये ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है एंटीना के एट द बेस ऑफ द एंटीना, यानी एंटीना के बेस पर प्रेजेंट होगा। दिस इज एंटीना, और एंटीना के बेस पर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे एंटीनरी ग्लैंड कहेंगे। दिस इज बेस ऑफ एंटीना, तो ये है बेस ऑफ एंटीना, बेस ऑफ एंटीना, और ये बेस ऑफ एंटीना पे प्रेजेंट होगा ये। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आर्थ्रोपोड्स में एक और आर्थ्रोपोड है, जैसे स्पाइडर है, जैसे स्कॉर्पियन है, उसमें एक और होता है कॉक्सल ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड होता है। आप देखिए ये भी एंटीना के पास में होगा, लेकिन ये ओपन कहाँ होता है, तो ये कॉक्सा ऑफ द कॉक्सल ग्लैंड होगा। वो सॉरी यहाँ पर लिख दें पहले कि कॉक्सल ग्लैंड स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, ये स्कॉर्पियन है, और ये दोनों बिलोंग करता है एरेक्निड्स क्लास में, एरेक्निड्स, एरेक्निडा, ये एरेक्निडा है और इस क्लास में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर स्पाइडर में ये कॉक्सल ग्लैंड होता है, दिस इज कॉक्सल ग्लैंड, और कॉक्सल ग्लैंड भी ओपन होगा एट द बेस ऑफ एंटीना, सॉरी ओपन होगा वॉकिंग लेग्स में, यानी जो प्रोथोरैसिक लेग होता है उस प्रोथोरैसिक लेग में जाकर के ओपन होगा, यानी ओपन्स इन कॉक्सा ऑफ वॉकिंग लेग्स, वॉकिंग लेग्स के कॉक्सा में जाकर के ओपन होगा। इसलिए ये 3 हम लोग देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में 3 अलग अलग टाइप का हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखा, और तीनों का लोकेशन हमने अलग अलग देखा। नेक्स्ट जो हमारा है 8th नंबर, और 8th नंबर कौन सा है, मोलस्का। और मोलस्का में जो होता है वो 2 तरीके का, या एक ही का 2 अलग अलग नाम है, और वो कौन सा है, तो हम लोग इसे कहते हैं कैबर्स ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ऑर्गन ऑफ बोजानस। ये भी नेप्रिडिया के तरह ही होता है स्ट्रक्चर, और इसे कैबर्स ऑर्गन भी कहते हैं, कैबर्स ऑर्गन। ये नेप्रिडिया के तरह स्ट्रक्चर होता है जो एलिमिनेट आउट करेगा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अमोनिया, तो वो अमोनिया का एलिमिनेशन करेगा। नाउ नेक्स्ट वन, देखिए मोलस्का के बाद जो फाइलम आता है 9th फाइलम, फाइलम 9th में देखेंगे हम लोग कौन सा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा में कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम एक्ट्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन,
तो ये absent होगा, absent होता है इसमें। लेकिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्म्स में, वही एलिमिनेट आउट करेगा अमोनिया। नेक्स्ट 10th में हम लोग देखें, ये 10th इसके बाद का हेमिकॉर्डेटा है, और हेमिकॉर्डेटा में जो होगा वो प्रोबोसिस ग्लैंड होगा, आगे वाले पार्ट में होता है प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड और प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होगा इसमें। उसके बाद 11th में देखेंगे आप कॉर्डेट में चले आए, और कॉर्डेट में सबसे पहले हम लोग देखें प्रोटोकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा, ये सेफेलोकॉर्डेटा में देखें सेफेलोकॉर्डेटा, और सेफेलोकॉर्डेटा में जो होगा वो न्यूरल ग्लैंड होता है, न्यूरल ग्लैंड एंड प्रोटोकॉर्डेट इसमें दूसरा है, और एक आता है, यानी दोनों प्रोटोकॉर्डेट है यूरोकॉर्डेटा, और यूरोकॉर्डेटा में जो होगा वो होता है कौन सा, तो यूरोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया, ये प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, और सोलेनोसाइट जस्ट लाइक प्लेटीहेलमिन्थेस। एंड इन सम ऑफ द this annelids, in some annelids it is also present in some annelids, ये जो होता है वो also found in rotifers and some annelids में present होगा, ये some annelids में भी present होता है। नेक्स्ट इसके बाद का पार्ट में देखें, नाउ कम टू द वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में देखें कौन कौन सा ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम लोग वर्टिब्रेट में देखें, पाइसेस यानी फिशेस, एम्फीबियंस एंड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, और इन तीनों में होता मीजोनेफ्रिक किडनी, ओके, मीजोनेफ्रिक किडनी। और मीजोनेफ्रिक हम लोग जब मदर के यूट्रस में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो हमारा जो प्रिमिटिव किडनी होता है वो भी मीजोनेफ्रिक किडनी ही होता है। लेकिन यहाँ पाइसेस में जो देखेंगे, पाइसेस में जो फिश है वो पाइसेस में, और पाइसेस में दो तरीके का होगा, कॉन्ट्रिक्थिस होता है, और कॉन्ट्रिक्थिस में किडनी काम करता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रिक्थिस क्या करेगा, ये कॉन्ट्रिक्थिस ये इलिमिनेट्स eliminates यूरिया एज नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, ये यूरिया को इलिमिनेट करता है, और यूरिया जब इलिमिनेट होगा तो बाई किडनी होगा, बाई किडनी। जबकि अगर पाइसेस में देखें दूसरा फिश यानी बोनी फिशेस, जिसको हम लोग कहते हैं ओस्टिक्थिस और टेलियोट्स, ओस्टिक्थिस, तो ओस्टिक्थिस में क्या होगा, ये यहाँ पर कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है अमोनोटेलिक होगा। ये अमोनोटेलिक होने के लिए क्या चाहिए, तो ये गिल्स जो होगा ना, वो गिल्स एक्ट करता है। यहाँ पर ये फिश है, और फिश का ये जो गिल है, ये आई है, ये गिल्स है, सपोज कीजिए ये गिल है, तो गिल एलिमिनेट आउट करेगा दिस इज गिल, ऑन गिल्स जो है वो गिल eliminates ammonia in the form of ammonium ion, or by simple diffusion. Now these two means reptiles, these three having the mesonephric kidney, and next one is invertebrate, amphibians, reptiles, apes and mammals, इन दोनों में होता मेटानेफ्रिक किडनी।